नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दमन चक्र पार्ट 5। ये क्या हो रहा है? सब इंस्पेक्टर कड़क कर बोला। वड़ी, तू किधर से आया नी? झामनानी असहाय भाव से गर्दन हिलाता बोला। तूने भी अभी आना था नी? क्या हुआ यहाँ? वड़ी, जो हुआ तेरे सामने है नी। अब जैसे आया है वैसे लौट जा। तेरा नजराना, ब्रजवासी बोला, तेरे घर पहुंच जाएगा। नहीं हो सकता, मेरे यहाँ आमद की थाने में खबर है। किद्दा खबर है? पवित्र सिंह बोला। पहुंच कैसे गया इधर? भोगीलाल बोला। थाने में इधर से बटन दबाने पर वार्निंग बेल बजती है। कुशवा ने कराया था ये इंतजाम? हाँ। सत्यानाश। बड़ी, जब आ ही गया है तो इधर जो हुआ, झामनानी बोला, उस पर पर्दा डाल और अपनी फीस बोल। सब इंस्पेक्टर हिचकिचाया। वड़ी, मेरे को जानता है नी? जानता हूँ, सरदार जी को भी जानता हूँ, बाकी दो को नहीं जानता। बाकी दो भी अपने बिरादरी भाई हैं। वड़ी, अब जल्दी फैसला करनी, या क्या? रिवॉल्वर अभी भी ब्रजवासी के हाथ में है। ऐसी हिमाकत भूल कर न करना, मैं यहाँ अकेला नहीं आया। तो बोला ना, अपनी फीस बोल। डबल मर्डर का केस है, मेरे अकेले के लिए रफा दफा नहीं होगा। एसएचओ को खबर करनी पड़ेगी। उसकी फीस बोल, वो आके खुद बोलेगा। तब तक अपनी फीस बोल, वो भी तो आएगा तो बोलूँगा। बुला उसे। सब इंस्पेक्टर ने थाने फ़ोन किया और फिर बोला, अब बोलो क्या हुआ? वड़ी, ये दोनों, झामनानी बोला, आपस में लड़ मेरे नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा नी? सब इंस्पेक्टर ने ब्रजवासी की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे से फिसलकर उसकी निगाह उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर पर पड़ी। लाइसेंस है? वो बोला। नहीं, ब्रजवासी बोला। यानी कि रिवॉल्वर लाइसेंस शुदा नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं है, ये अच्छी खबर है। कैसे? कैसी अच्छी खबर है? अभी चुप करो, मुझे सोचने दो। एसएचओ को आने दो, तब तक रोकड़े का इंतज़ाम करो। बड़ी, कितने का इंतज़ाम करें नी? झामनानी बोला। कोई रकम तो बोल। 20 लाख, घटबढ़ बाद में। वड़ी, 20 लाख में भी घटबढ़ होगी? हाँ, डबल मर्डर का केस है, ये तो समझो कि डाउन पेमेंट है। झामनानी ने पवित्र सिंह की तरफ देखा। फ़ोन? पवित्र सिंह धीरे से बोला। फ़ोन करना पड़ेगा। कर। पवित्र सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। तत्काल वो फ़ोन से उलझ गया। पांडे सीधा वापस अपने ऑफिस न गया। पहले वो महकमे में ही कहीं और पहुंचा, जहां से उसने फ़ोन पर चुपचाप अपने उस आदमी से संपर्क किया जिसने उसके निर्देश पर आगे पुलिस हेडक्वार्टर के फिंगरप्रिंट्स विभाग के फाइलिंग क्लर्क को साँटा था और फिंगरप्रिंट्स की फिर से अदला बदली की बाबत उसे वो ज़रूरी हिदायत दी जिन पर वार फुटिंग पर अमल होना ज़रूरी था। उस बाबत तसल्ली हो जाने के बाद ही वो अपने ऑफिस में लौटा। पुलिसियों को उसने जमाहियाँ लेते और पहलू बदलते पाया। सॉरी जेंटलमैन, वो अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर होता बोला, मुझे लौटने में देर हो गई। नेवर माइंड सर, एसीपी अदब से बोला। थैंक यू। तो फिर आपका फाइनल जवाब क्या है? मेरा जवाब। तभी फ़ोन की घंटी बजी। एक्सक्यूज़ मी, पांडे बोला। उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पर से रिसीवर उठाया और कॉल रिसीव की। वो कुछ क्षण दूसरी ओर से आती आवाज़ सुनता रहा और फिर रिसीवर एसीपी की ओर बढ़ाता बोला, तुम्हारा फ़ोन है? जी? एसीपी सक पकाया। तुम्हारा फ़ोन है भाई, लेकिन मेरी यहाँ आमद की तो किसी को कोई खबर नहीं। किसी को तो होगी, वरना फ़ोन कैसे आता? मंत्रमुग्ध भाव से एसीपी ने पांडे के हाथ से रिसीवर थामा और फिर माउथपीस में बोला, हेलो, एसीपी प्राण सक्सेना हेयर। सर, मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस से उनका प्राइवेट सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से कोई ऐसे उच्च स्वर में बोला कि आवाज़ पांडे को भी साफ सुनाई थी। साहब खुद आपसे बात करेंगे, कृपया लाइन पर रहिएगा। ओके, एसीपी तत्पर स्वर में बोला। कुछ क्षण खामोशी रही। उस दौरान एसीपी के चेहरे पर गहन उत्कंठा के भाव प्रकट हो चुके थे। हेलो, फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दिस इज कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पीकिंग। गुड आफ्टरनून सर। तत्काल एसीपी बोला। एसीपी प्राण सक्सेना ऑन दिस साइड सर। व्हाट आर यू डूइंग देयर? प्रश्न इतना अप्रत्याशित, गैर वाजिब और फटकार भरा था कि एसीपी के छक्के छूट गए।
सर सर बड़ी कठिनाई से वो बोल पाया। वो क्या है कि क्यों खामखा एसएचओ को उसके थाने से इतनी दूर मूव किया? सर सर वो उसे फौरन थाने वापस भेजो। उसके साथ कोई और उसके थाने का आदमी है जो उसे भी वापस भेजो और खुद तमाम डॉक्यूमेंट के साथ मेरे पास रिपोर्ट करो। यस सर, आधे घंटे में मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। यस सर। लाइन कटने की साफ आवाज़ आई। एसीपी ने यूं रिसीवर क्रेडल पर रखा जैसे वो एकाएक बहुत वजनी हो गया था। फिर उसने बड़े असहाय भाव से पांडे की तरफ देखा। सर, वो धीरे से बोला, आई बो बिफोर योर सुपीरियर रिसोर्सेज। क्या? पांडे जानबूझकर अनजान बनता बोला। मैं समझा नहीं। मैंने अर्ज किया है कि मैं आपकी उत्कृष्ट साधन संपन्नता के आगे नतमस्तक हूँ। बहुत खूबसूरती से आपने मुझे मेरी हैसियत समझाई और जात औकात दिखाई। मैं कबूल करता हूँ कि आपकी अजीमो शान हस्ती के आगे मैं बहुत बौना साबित हुआ हूँ। आखिरी शब्द एसीपी ने ऐसे कातर भाव से कहे कि पांडे का दिल पसीज गया। नो ऑफेंस ऑफिसर, नो ऑफेंस ऑफिसर, वो सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। देयर इज नथिंग पर्सनल, इट इज ऑल इन लाइन ऑफ बिजनेस। यू विल लिव एंड लर्न। गुड नाइट सर। गुड नाइट। कनॉट प्लेस थाने का एसएचओ देवीलाल लोटस क्लब पहुंचा। तत्काल उसका मातहत सब इंस्पेक्टर उसे ऑफिस के एक कोने में ले गया और जल्दी जल्दी उसके कान में खुसर पुसर करने लगा। उस दौरान घिसे हुए पुलिसिए एसएचओ की निगाह बार बार चारों बिरादरी भाइयों के चेहरों पर फिरती रही और वो रह रहकर सहमति में सिर हिलाता रहा। आखिरकार सब इंस्पेक्टर खामोश हुआ। फिर दोनों ऑफिस का कोना छोड़कर बिरादरी भाइयों के सामने पहुंचे। चारों ने सशंक भाव से एसएचओ की तरफ देखा। 30। एसएचओ दांत भींचे बोला। ज्यादा है। तत्काल ब्रजवासी ने विरोध किया। कम है, एसीपी मांग सकता है, तब और देना पड़ सकता है। बड़ा केस है, बहुत लीपापोती करनी पड़ेगी। हाँ ना, जो करना है जल्दी करो। वड़ी मंजूर है नी? झामनानी बोला। 20 अभी पहुंच रहे हैं, 10 एक घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी? भोगीलाल बोला। जैसे थारा हुक्म होएगा। ठीक है। सबकी जान में जान आई। तुम लोगों को यहाँ आते किसी ने देखा था? एसएचओ ने पूछा। सिर्फ द्विवेदी ने देखा था, ब्रजवासी बोला, जो कि मरा पड़ा है। और क्लब में दाखिल होते? सिर्फ एक डोरमैन ने देखा था। सिर्फ उसने क्यों? और किसी ने क्यों नहीं? हम हॉल में से गुजर कर नहीं आए थे। हम साइड के एक रास्ते से यहाँ आए थे जो सीधा यहाँ पहुँचता है और जिस पर सिर्फ एक डोरमैन तैनात था। उस डोरमैन का मुंह बंद करना होगा। हो जाएगा। आप लोगों को करना होगा। बोला ना, हो जाएगा। बड़ी ज़रूरत पड़ी, झामनानी बोला, तो हमेशा के लिए भी हो जाएगा नहीं? बढ़िया। बड़ी? क्या बढ़िया नहीं? आप में से कोई यहाँ नहीं आया था। इस वक्त आप कहाँ थे? इसका कोई जवाब सोच के रखना। ओए माँ सदके, पवित्र सिंह बोला, अगर जवाब तलबी भी होवेगी ता। मैंने नहीं कहा कि होगी, लेकिन तैयार रहने में क्या कोई हर्ज होता है? बड़ी थानेदार ठीक बोला नहीं, झामनानी बोला। चंगा, पवित्र सिंह बोला। ठीक है, ब्रजवासी बोला। भोगीलाल ने सिर्फ सहमति में सिर हिलाया। एसएचओ द्विवेदी की लाश के करीब पहुंचा। मरने से पहले द्विवेदी अपना रिवॉल्वर वाला हाथ थोड़ा सा जेब से बाहर खींचने में कामयाब हो गया था। एसएचओ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पूरा जेब से बाहर खींच लिया और फिर अपने हाथ में रुमाल लपेटकर उसमें से रिवॉल्वर निकाल ली। उसने रिवॉल्वर को अपने सामने ताना और एक फायर किया। गोली भोगीलाल के सिर के ऊपर से गुजरती पीछे दीवार में जाके लगी। अरे! तत्काल वो आतंकित भाव से बोला, ये क्या? शट अप, एसएचओ घुड़क कर बोला। वो तत्काल खामोश हो गया। उसके समेत चारों बिरादरी भाइयों की व्याकुल निगाहें एसएचओ पर टिक गई। एसएचओ ने रिवॉल्वर द्विवेदी की मुर्दा उंगलियों में फंसा दी। मारने की कोशिश की। एसएचओ बोला, खुद मर गया, साथ में इसका बॉस भी। सबने चैन की सांस ली। सिर्फ एक ही गोली चला पाया, जो कि दूसरे को लगी नहीं। दूसरा? ब्रजवासी की भवें उठी। पता नहीं कौन था। तफ्तीश होगी। वापसी में अपनी रिवॉल्वर किसी कूड़ेदान में या गटर में फेंकना ना भूलना। हरगिज नहीं भूलूंगा, ब्रजवासी बोला, उस पर से अपनी उंगलियों के निशान साफ करके। जरूर जरूर। अब जाइए आप लोग, खामोशी से, जैसे बिना किसी की निगाहों में आए यहाँ तक पहुँचे थे, वैसे ही। वी लख, पवित्र सिंह धीरे से बोला।
इधर पहुंच गए होंगे। वडी, हम बाहर ठहरे हैं नी, झामनानी बोला। आकर अपना सामान ले लेना। मैं साथ ही चलता हूँ, एसएचओ बोला। झूले लाल, कितना फुर्तीला अफसर है नी। पीछे सब इंस्पेक्टर को छोड़कर सब वहां से रवाना हो गए। विक्टर ने टैक्सी तारदेव में उस मल्टी स्टोरी इमारत के सामने रोकी, जिसमें ओरिएंटल होटल एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस था। विक्टर के पहलू में संजीदा सूरत इरफान बैठा हुआ था और पीछे विमल और नीलम मौजूद थे। दोनों इस घड़ी डबल ब्रेस्ट की मैचिंग काले सूट और एक जैसी सफेद कमीजें और काली टाइयां पहने थे। विमल के ऊपरी होठ पर नकली मूछ थी, जिसकी जोड़ीदार दाढ़ी उसकी जेब में थी। वो अपनी आंखों की पुतलियों पर नीले कॉन्टैक्ट लेंस लगाए था और ऊपर सुनहरी फ्रेम वाला सुरमई रंगत की शीशों वाला चश्मा लगाया था। वैसा ही चश्मा नीलम भी लगाई थी। उसके अतिरिक्त वो सर पर ईसा भाई विग वाला की देन युवकों में बहुत आधुनिक कट का समझा जाने वाला विग, मोटी भवे और फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ लगाई थी। उसके हाथ में व्यवसायियों जैसा एक कीमती ब्रीफकेस था। विमल अपनी नाक में प्लास्टिक की 2 गोलियां डाले था, जिसकी वजह से उसके नथुने फूले हुए थे और जब वो बोलता था तो आवाज में तब्दीली आ जाती थी। उसकी ये भी खुशकिस्मती थी कि उसकी गिरफ्तारी की मंशा से कंपनी ने जो उसकी असली सूरत का, उसके नए चेहरे का और उसकी PN घड़ी वाली फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाली सूरत का प्रचार कराया था, वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड में ही हुआ था। वो आम पब्लिक या पुलिस में नहीं हो पाया था। उसका इरादा पहले फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ के साथ ही बोर्ड की मीटिंग में पेश होने का था, लेकिन ऐन मौके पर उसने दाढ़ी उतारकर जेब में रख ली थी, क्योंकि उसने अनुभव किया था कि दाढ़ी और मूछ दोनों में उसकी सूरत काफी हद तक राजा गजेंद्र सिंह जैसी लगने लगती थी। वैसे भी जो थोड़ा बहुत मेकअप उसने अपनाया था वो पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए था, हुलिया चेंज करने के लिए नहीं था। अलबत्ता नीलम का मेकअप हुलिया चेंज करने के लिए ही था, जो दाढ़ी मूछ के बिना अपनी चिकनी सूरत की वजह से ही पहचानी जा सकती थी कि औरत थी। वो नीलम को साथ लाने के हक में कतई नहीं था, लेकिन उसकी जिद के सामने उसकी एक नहीं चली थी। नतीजतन वो उसके तकरीबन मिलते जुलते पहरूप में थी, उसके साथ थी। कर्टसी राजेश जठार, मिस्टर कॉल की वहाँ 4:30 बजे की अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स थी। वो और नीलम टैक्सी से बाहर निकले। सब काबू में है ना बाप? इरफान व्यग्र भाव से बोला। बिल्कुल, विमल आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला। फिक्र न को मियाँ, ये साहब लोगों की यहाँ की मीटिंग है, यहाँ कोई पंगा होने की उम्मीद नहीं। उन साहब लोगों में एक साहब दांडेकर भी है। एक, अकेला नहीं, इसलिए कोई वांदा नहीं। हम कब तक इंतजार करें? ये भी कोई पूछने की बात है। जाहिर है कि जब तक हम लौट ना आए। न लौटे तो? तू पागल है? अरे यकीन कर मेरा, इधर ऐसा कोई खतरा नहीं। बाप, तेरे साथ बॉडीगार्ड होना मांगता है ना बॉडीगार्ड इधर? विमल ने कोट हटाकर उसे पतलून की बेल्ट में खुसी रिवॉल्वर दिखाई। ओह, इरफान के मुंह से निकला। तू फिक्र न कर, विमल बोला, और भी इंतजाम है। ठीक है, तू बोलता है तो। इरफान खामोश हो गया। बाप, एकाएक विक्टर बोला, वो कल वाली बात? कौन सी कल वाली बात? विमल बोला, वो जो मैं धारावाही से उस भाई के आदमी के पीछू लगेला था, आकरे के साथ। अच्छा, वो लौट के सुनूंगा। और टेलीफोन नंबर वाली बात? इरफान बोला, मैं भी बोलना भूल गया था। सब लौट के सुनूंगा, अब टाइम नहीं है। दोनों खामोश हो गए। विमल और नीलम इमारत में दाखिल हुए। ठीक 4:30 बजे वो दोनों ओरिएंटल के विशाल बोर्ड रूम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हाजिर थे। वहां उन्हें केवल चेयरमैन और एमडी का परिचय प्राप्त हुआ। एमडी, जो कि महेश दांडेकर था, और चेयरमैन एक सफेद बालों वाला, सूरत से ही संभ्रांत, संपन्न और इज्जतदार लगने वाला आदमी था। उसका नाम रणदीवी था और वो बोर्ड टेबल के हेड पर विराजमान था। दांडेकर उसके पहलू में विराजमान था और उसके मुकाबले में वो सूरत से भी हल्का आदमी लगता था। उसके चेहरे पर सख्ती और काइयापन के स्थायी भाव थे और उसकी मोटी तोंद, फूले हुए पपोटे और आंखों में खिंचे लाल डोरे उसकी विलासी प्रवृत्ति की साफ चुगली कर रहे थे। हाजिर डायरेक्टर साहबान में से
विमल ने राजेश जठार के अलावा एक सूरत और पहचानी। ऐन उसके पहलू में एयरपोर्ट पर इत्तफाकन मिले अताउल्ला खान साहब का बड़ा साहबजादा मोहसिन खान मौजूद था। मोहसिन खान 2-3 बार सरसरी निगाहों से उसे देख चुका था और लगता नहीं था कि उसने उसे पहचाना था। सो मिस्टर कॉल, चेयरमैन धीर गंभीर स्वर में बोला। काइंडली स्टेट योर बिजनेस। यस सर, विमल तत्पर स्वर में बोला। हाजी साहबान की जानकारी के लिए अर्ज करता हूँ कि हम राजा गजेंद्र सिंह के प्रतिनिधि हैं, जो कि एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है। नैरोबी के बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब मुंबई में सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बिजनेस है उनका? उनके कई बिजनेस हैं, लेकिन यहाँ वो होटल बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं। विमल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, रख चुके हैं? चेयरमैन रणदीवे की भवें उठी। जी हाँ। विमल ने नीलम को इशारा किया तो नीलम ने ब्रीफकेस को अपने घुटनों पर रखकर खोला। उसमें से एक लिफाफा निकालकर विमल को सौंपा और ब्रीफकेस को बस सतूर बंद कर दिया। लेकिन इस बार उसने ब्रीफकेस को नीचे कुर्सी के पाए के साथ फर्श पर टिकाकर रखने की जगह अपनी गोद में ही पड़ा रहने दिया। विमल ने लिफाफा खोला और उसमें मौजूद एक कागज बाहर खींचा। कागज शेयर सर्टिफिकेट था। विमल ने बड़े स्टाइल से अपनी नाक पर लगे उस चश्मे को दुरुस्त किया, जिसकी कि उसकी परफेक्ट आई साइट जरा भी मोहताज नहीं थी। शेयर सर्टिफिकेट का कुछ क्षण फर्जी मुआयना किया और फिर उसे अपने सामने मेज पर डाल दिया। ये आपकी कंपनी के 20% शेयर का सर्टिफिकेट है, वो बोला, जो कि हाल ही में राजा साहब ने खरीदे हैं। मैं इन शेयर्स को राजा साहब के नाम ट्रांसफर के लिए पेश करता हूँ। बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। फिर वो शेयर सर्टिफिकेट एक डायरेक्टर ने उठाया, उसका मुआयना किया और उसे अपने से आगे बैठे डायरेक्टर को थमा दिया। यूं सर्टिफिकेट कई हाथों से गुजरने लगा। उस दौरान विमल ने अपना पाइप निकाला, उसके कप में तंबाकू भरा और उसे सुलगाकर उसके छोटे छोटे कश लगाने लगा। धूम्रपान पर वहां कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि उसने आते ही देखा था कि हर चेयर के सामने मिनरल वाटर की बोतल और गिलास के साथ ऐश ट्रे भी पड़ी थी और 2-3 साहबान सिगरेट पी भी रहे थे। आखिरकार सर्टिफिकेट चेयरमैन के हाथों में पहुंचा। चेयरमैन ने भी बड़ी बारीकी से उसका मुआयना किया। फिर बड़े उतावले भाव से, कदरन बदतमीजी से, सर्टिफिकेट दांडेकर ने उसके हाथ से झपट लिया। उसने भी सर्टिफिकेट का मुआयना किया और फिर रूखे स्वर में बोला, हमें ऐसी किसी सेल की खबर नहीं। आपको खबर ही की जा रही है मिस्टर दांडेकर, विमल सुसंयत स्वर में बोला। हमें पहले से ऐसी किसी सेल की खबर नहीं। ऐसी कोई खबर क्यों होनी चाहिए थी आपको? क्यों होनी चाहिए थी क्या मतलब आप समझिए और मुझे समझाइए। दांडेकर ने चेयरमैन की तरफ देखा। मिस्टर कॉल, चेयरमैन बोला, दिस इज अ लार्ज ट्रांजेक्शन। इतने शेयरों को कोई एक मुश्त बेचता है तो वो कंपनी को खबर करता है। आपकी कंपनी का? विमल बोला, ऐसा कोई नियम है कि अगर खबर नहीं की जाएगी तो शेयर नहीं बेचे जा सकते? नियम तो नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है। अमूमन कहा आपने, हमेशा नहीं कहा। फिर भी ऐसा कुछ किया जाना था तो ये बेचने वाले को सोचना चाहिए था। खरीदार का इसमें कोई रोल नहीं है। कोई रोल है तो बताइए। चेयरमैन खामोश रहा। राजा साहब ने डॉलर जैसी साउंड और इंटरनेशनल करेंसी में कैश पेमेंट देकर ये शेयर खरीदे हैं। मैं मांग करता हूँ कि इन्हें फौरन उनके नाम ट्रांसफर दिया जाए। कब हुआ ये सौदा? दांडेकर बोला। कहाँ हुआ? पिछले महीने हुआ, काठमांडू में हुआ। वहाँ के 5 स्टार डीलक्स होटल सोल्टी ओब्राय में हुआ। उसी रोज गजरे साहब ने हासिल हुई रकम वहाँ के ज्यूरी ट्रेड बैंक में जमा करवाई। वो बैंक काठमांडू में दरबार मार्ग पर एक 6 मंजिला इमारत में स्थित है। बैंक के प्रेसिडेंट का नाम मारुति देवाल है। ये विमल ने सामने पड़े पैड में से एक कागज फाड़कर उस पर एक नंबर घसीटा और उसे सामने मेज पर उछाल दिया। प्रेसिडेंट का पर्सनल नंबर है, इस पर कॉल लगाइए और जो कुछ मैंने कहा है उसकी तस्दीक कीजिए। तस्दीक होगी। चेयरमैन भवें उठाकर बोला। हाथ कंगन को आरसी क्या? फोन कीजिए और देखिए क्या होता है। नाम से ये कोई स्विस बैंक जान पड़ता है? जी हाँ, ये एक मशहूर स्विस बैंक की ही ब्रांच है।
स्विस बैंकों में तो ऐसी जानकारी किसी को देने पर पाबंदी है। ज्यूरिख स्टेट बैंक में भी है, लेकिन वो पाबंदी राजा साहब पर लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी? दांडेकर व्यंग्यपूर्ण स्वर में हंसा। राजा साहब रॉकफेलर है या फोर्ड है या गेट्स है, उनसे कम भी नहीं है। और क्या? ज्यूरिख स्टेट बैंक में भी राजा साहब के सब्सटेंशियल शेयर्स हैं। दांडेकर खामोश हो गया। खरीद फरोख्त का चेयरमैन रणदीवे से बोला, कोई रसीद पर्चा भी तो होता है। बराबर होता है। विमल ने लिफाफे में हाथ डाला और उसमें से कुछ कागजात बरामद किए। ये रसीद की कुछ फोटोकॉपियां हैं जो मैं आप लोगों के लिए ही लाया हूँ। ओरिजिनल रसीद राजा साहब के पास महफूज है। फोटोकॉपियां भी जनाबी हाजरीन में बंटी। वो निरीक्षण खत्म हुआ तो कुछ डायरेक्टर साहबान प्रभावित दिखाई दिए तो कुछ चिंतित दिखाई दिए। राजा साहब खुद क्यों नहीं आए? एक डायरेक्टर बोला, क्योंकि वो राजा साहब है, पटियाला के शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं। छोटे मोटे कामों के लिए वो खुद नहीं जाते। ये करोड़ों की परचेज छोटा मोटा काम है उनके लिए। तो फिर चेयरमैन साहब, क्या जवाब है आपका? जवाब वही है जो होना चाहिए। चेयरमैन गंभीरता से बोला, वी कैन नॉट ब्लॉक अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन। आपको इसके जेन्युइन होने में भी अभी शक है? शक तो नहीं है, लेकिन क्या लेकिन? चेयरमैन ने दांडेकर की तरफ देखा। शेयर बेचने वाला, दांडेकर बोला, बदकिस्मती से आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उससे इस ट्रांजैक्शन की तस्दीक नहीं की जा सकती। तो विमल सख्ती से बोला, ऐसी तस्दीक हो पाई होती तो इसमें हमारी सहूलियत होती। वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस आपकी सहूलियत को निगाह में रखकर नहीं चलता मिस्टर एमडी। या तो सौदे में कोई नुक्स बताइए या शेयर राजा साहब के नाम ट्रांसफर कीजिए। ये काम फौरन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कुछ बातों की चेकिंग करनी होगी। तो कीजिए, किसने रोका है? ये आनन फानन होने वाला काम नहीं है। ये बात आप ये सोच के कह रहे हैं कि पेंडिंग ट्रांसफर राजा साहब आपकी कंपनी के 150 शेयरों के नहीं 20% शेयरों के मालिक होंगे। और इतने शेयरों के मालिक तो हमें मालूम हुआ है कि खुद आप नहीं हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं। मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर शेयर होल्डरों ने वोट से चुना है। इसमें कंपनी में मेरी होल्डिंग का कोई दखल नहीं। जब वक्त आएगा तो राजा साहब को भी आपके शेयर होल्डर वोट से ही एमडी चुनेंगे। तो ये इरादे हैं राजा साहब के? चेयरमैन बोला, वो ओरिएंटल को टेक ओवर करने के ख्वाब देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता जब वो ऐसा कोई ख्वाब देखेंगे तो वो जब चाहेंगे ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाएगा। तो और क्या चाहते हैं वो सिर्फ होटल सी व्यू को टेक ओवर करना चाहते हैं। होटल सी व्यू ओरिएंटल की प्रॉपर्टी है। उसको टेक ओवर करने के लिए 20% शेयर की होल्डिंग काफ़ी नहीं। क्यों काफ़ी नहीं? जब वो बखिया के लिए काफ़ी थी, इकबाल सिंह के लिए काफ़ी थी, गजरे के लिए काफ़ी थी, तो राजा साहब के लिए क्यों काफ़ी नहीं? तुम तो, दांडेकर उसे घूरता हुआ बोला, बहुत कुछ जानते हो। जनाब, राजा साहब ने होटल सी व्यू की केस हिस्ट्री स्टडी करके ही उसमें अपना पैसा झोंका है। क्या स्टडी किया है उन्होंने? जानना चाहते हैं? हाँ, वो बात जानना चाहते हैं जो आप पहले से जानते हैं। ये जानने के लिए जानना चाहते हैं कि जो हम जानते हैं वो वाकई तुम्हारे राजा साहब भी जानते हैं। तो सुनिए, आपका होटल एक अरसे से कंपनी के नाम से जानी जाने वाली गैंगस्टर, स्मगलर्स और मर्डरर्स की एक माफिया स्टाइल जमात के कब्जे में था, जिसका बड़ा महंत कभी बखिया था, फिर इकबाल सिंह बना और अभी चंद दिन पहले तक गजरे था। ये तीनों साहबान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी में ये तीनों ही खतरनाक मवाली थे। आप लोग उनमें से हर एक की हस्ती के आगे थर थर कांपते थे और इसलिए सिर्फ 20% शेयरों के दम पर वो लोग होटल पर काबिज थे। 20% शेयर तो बहुत होते हैं। उनके पास तो सिर्फ 20 शेयर भी होते तो वो ये करतब कर दिखाते, क्योंकि उन्होंने तो उस खौफ को कैश करना था जो कि आप कंपनी से बेतहाशा खाए हुए थे। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए सोहल नाम के उस शख्स का जिसने उन तीनों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया और आपको ये दिन देखना नसीब हुआ कि आप अपने होटल को रिक्लेम कर पाए। चेयरमैन समेत कई डायरेक्टरों का सिर बड़ी संजीदगी से सहमति में हिला।
लेकिन आपका चैन, आपका ये इत्मीनान वक्ती है साहबान। राजा साहब के दखल को आप नज़रअंदाज करें तो आपका होटल पर कब्जा भी वक्ती है। होटल को बेच देने की या उसे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना देने की आपकी मुराद कभी पूरी होने नहीं वाली। सब चौंके। तुम ये भी जानते हो? दांडेकर उसे घूरता हुआ बोला। राजा साहब जानते हैं, और जो राजा साहब जानते हैं वो मैं जानता हूँ, और जो तुम जानते हो वो शायद तुम्हारा ये जोड़ीदार जानता है। ये मेरा जोड़ीदार नहीं, मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, जैसे मैं राजा साहब का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। ये गूंगा है? कैसे जाना? जब से आया है एक लफ्ज़ भी जो नहीं बोला। जी हाँ, गूंगा ही है बेचारा। दांडेकर सकपकाया। प्रत्यक्षता उसे उस जवाब की उम्मीद नहीं थी। ओह, वो बोला, मुझे हमदर्दी है इससे। बात कुछ और हो रही थी, चेयरमैन बोला। बात ये हो रही थी, विमल बोला, कि आप ये खामा ख्याली अपने मन से निकाल दें कि होटल पर आपने कब्जा कर लिया है, तो वो कब्जा बना भी रहेगा। होटल आपके पास बना नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी कोई और गैंगस्टर अपनी धांधली और दादागिरी को हथियार बनाकर इस पर काबिज हो जाएगा, और आप लोग फिर उसी लाचारी की हालत में पहुंच जाएंगे जो कि बखिया वगैरह के वक्त थी, जिसने कंपनी के भूतपूर्व सिपा सलार श्याम डोंगरे का कत्ल करवाया। इस बाबत क्या वो खामोश बैठा रहेगा? सब फिर चौंके। दांडेकर ने बड़े संदिग्ध भाव से विमल की तरफ देखा। मैंने ये बात ये मान के कही है कि डोंगरे का कत्ल आपने नहीं करवाया। हमने नहीं करवाया, चेयरमैन बोला। खून खराबा हमारा कारोबार नहीं। विमल ने बड़े सहज भाव से दांडेकर की तरफ देखा। उस बार दांडेकर पता नहीं क्यों उससे निगाहें मिलाए रखने की जगह परे देखने लगा। ऐसे काम अगर हमारी सामर्थ्य में होते तो हम पहले ही बहुत कुछ कर गुजरे होते, चेयरमैन बोला। सर, मैं तो पहले ये मान के चल रहा हूँ कि कत्ल आपने नहीं करवाया। अब आपने मेरी मान्यता की तस्दीक भी कर दी है तो बात ही खत्म हो गई। आप आगे बढ़िए। आप होटल की बाबत कुछ कह रहे थे। जी हाँ, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कंपनी के निजाम में वो होटल क्या था और होटल बिजनेस में उसकी साख क्या थी। वो होटल कंपनी नाम की मवालियों की टोली का हेडक्वार्टर था, हेरोइन स्मगलिंग का अड्डा था, खूनियों और दहशतगर्दी की पनाहगाह था, प्रोस्टिट्यूशन, लोन शार्किंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मटका और प्रोटेक्शन रैकेट जैसे गैर कानूनी कारोबारों को वहां से सरपरस्ती हासिल होती थी। हालिया माहौल उस होटल का ये बन गया था कि इतनी प्राइम लोकेशन पर 5 स्टार डीलक्स रेटिंग वाला होटल होने के बावजूद कोई भला और शरीफ आदमी, कोई फैमिली मैन वहां फटक कर राजी नहीं था, क्योंकि बच्चा बच्चा तो इस बात से वाकिफ था कि वो होटल असल में कंपनी का हेडक्वार्टर था। साहबान, होटल सी व्यू के नाम पर पुती ये वो कालक है जिसे आप कभी नहीं पहुंच सकते, भले ही आप उसे होटल के तौर पर चलाएं, उसे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाएं या उसे बेच दें। बेचने में क्या दिक्कत है? चेयरमैन बोला। कोई दिक्कत नहीं। रुपए के 40 पैसे कबूल करके तो बिक जाएगा, 30 पैसे कबूल करेंगे तो जरूर ही बिक जाएगा। चेयरमैन सकपकाया। आप भूल रहे हैं कि इतनी बड़ी इमारत का जो ग्राहक होगा वो उसमें कोई अस्पताल, कोई धर्मशाला, कोई यतीम खाना या कोई विधवा आश्रम नहीं चलाएगा। इतनी बड़ी इमारत का हर हाल में बेहतरीन इस्तेमाल वो ही है जिसके लिए कि वो बनी है। होटल? जी हाँ, और आज की तारीख में जो वाहिद शख्स होटल की बिगड़ी साख को संवार सकता है, उसे उस इज्जतदार तरीके से चला सकता है जैसे कि कोई बड़ा होटल चलना चाहिए। उस पर लगा बदनामी का बदनुमा दाग धोकर दिखा सकता है। उसका नाम राजा गजेंद्र सिंह है। मैं आपके पास राजा साहब की वो गोल्डन पेशकश लेके आया हूँ जिसके जेरे साया आइंदा दिनों में आप और आपके शेयर होल्डर्स वो मुनाफा कमाएंगे जिसकी सूरत आज तक किसी को देखनी नसीब नहीं हुई। राजा साहब की कामयाबी की क्या गारंटी है? उनका बड़ा नाम गारंटी है। दांडेकर ने मुंह बिचकाया। उनकी काबिलियत, उनकी दूरदर्शिता, उनकी सूझबूझ, उनका हौसला, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड गारंटी है। फिर भी आपको अगर उनकी कामयाबी पर कोई शुबा है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उन्हें आजमा कर देखें। कैसे? आप उन्हें सिर्फ 6 महीने का वक्त दें। इतने वक्त में वो अपने मंसूबों पर
और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरकर न दिखा पाए तो राजा साहब वापस नैरोबी में और आपका होटल आपके कब्जे में। ये आप कह रहे हैं, राजा साहब तो नहीं कह रहे। मुझे अख्तियार है राजा साहब की तरफ से कोई भी बात कहने का, ऐसी कोई भी पेशकश करने का, कोई भी वादा करने का। राजा साहब कोई फर्जी नाम तो नहीं? दांडीकर बोला। फर्जी नाम की पुष्ट पर करोड़ों रुपया कहाँ से आएगा एमडी साहब? क्यों आएगा? अभी ये साबित होना बाकी है कि ऐसी किसी रकम की अदायगी हुई थी। क्यों बाकी है? क्या शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास होना इस बात का सबूत नहीं? क्या इस पर व्यास शंकर गजरे की एंडोर्समेंट इस बात का सबूत नहीं? क्या रकम की रसीद इस बात का सबूत नहीं? क्या उस रकम का ज्यूरी स्टेट बैंक में गजरे के नाम जमा होना इस बात का सबूत नहीं? सब चेक किया जाएगा। किसने रोका है? लेकिन कब किया जाएगा? अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल? कब किया जाएगा? आप भूल रहे हैं कि ऐसे ट्रांसफर पर अड़ंगा लगाने पर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक शिकायत की जा सकती है, खुद प्रधानमंत्री तक शिकायत की जा सकती है। आज जबकि हमारी सरकार अनिवासी भारतीयों को हिंदुस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हाथ जोड़कर न्योत रही है, आप कोई अड़ंगा नहीं लगाया जा रहा मिस्टर कॉल। चेयरमैन जल्दी से बोला। आप निश्चित रहिए इस बाबत। आई एम ग्रेटफुल सर एंड सो इज माई बॉस। इस वक्त अहम बात शेयर ट्रांसफर नहीं है। मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुखातिब हूँ कि इस वक्त अहम बात यह है कि बाजरिया मिस्टर कॉल, राजा गजेंद्र सिंह नाम के एनआरआई की जो पेशकश हम तक पहुंची है उसे हम कबूल करें या नहीं। उनके दावे को आजमाने के लिए हम 6 महीने के लिए होटल सी व्यू उनके हवाले करना कबूल करें या नहीं। जेंटलमैन, आई सजेस्ट दैट वी मे गो फॉर वोट ऑन दिस सब्जेक्ट। जिन्हें मेरी राय से इत्तेफाक हो वो बराए मेहरबानी हाथ खड़े करें। लगभग सभी हाथ खड़े हुए। थैंक यू, चेयरमैन बोला। थैंक यू जेंटलमैन, अब फैसला वोट से होगा। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर कॉल को वोटिंग के नतीजे का इंतजार करने से बल्कि नतीजा अपनी आंखों से देखने से ऐतराज नहीं होगा। वोटिंग अभी होगी? विमल बोला। जी हाँ, फिर भला मुझे क्या ऐतराज होगा? इससे ज़्यादा वाजिब बात और क्या हो सकती है कि वोटिंग मेरे सामने होगी। वोटिंग आपके सामने होगी। मैं मशकूर हूँ चेयरमैन साहब। रणदीवे साहब, दांडेकर दांत भींचकर बोला। मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई भेद है। क्या भेद है? चेयरमैन बोला। जो कहना है साफ कहो। साफ ही कहूँगा, लेकिन उसने एक अर्थपूर्ण निगाह विमल पर डाली, सिर्फ सहयोगी डायरेक्टर साहबान के कानों के लिए। मैं समझ गया मिस्टर कॉल। यस मिस्टर चेयरमैन, कॉल बोला। आपको और आपके प्राइवेट सेक्रेटरी साहब को थोड़ी तकलीफ फरमानी होगी। हुक्म कीजिए। आपको जरा यहाँ से उठकर बगल के कमरे में जाना होगा ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में कुछ मंत्रणा कर सके। हमें कोई ऐतराज नहीं। किधर है बगल का कमरा? चेयरमैन खुद उठकर उन्हें उस बगल वाले कमरे में लेकर गया जिसका दरवाजा बोर्ड रूम के भीतर से ही था और जिसे विमल अब तक टॉयलेट का दरवाजा समझ रहा था। वे एक छोटा सा ऑफिस नुमा कमरा था जो उस घड़ी खाली था। तशरीफ रखिए, चेयरमैन बोला। बड़ी हद 5 मिनट की जहमत है। वी डोंट माइंड, विमल बोला। अपने पीछे दरवाजा मजबूती से बंद करता चेयरमैन वहां से रुखसत हो गया। तत्काल विमल ने अपना पाइप मेज के किनारे पर टिकाया, नीलम से ब्रीफकेस लेकर उसे खोला और उसमें से डॉक्टरों वाला एक स्टेथोस्कोप बरामद किया। स्टेथोस्कोप को उसने कान में लगाया और दबे पांव बंद दरवाजे के पास पहुंचा। वहां उकड़ू होकर उसने स्टेथोस्कोप को एम्पलीफायर जैसा टेस्ट पीस दरवाजे के की होल के साथ लगाया। तत्काल बोर्ड रूम से आती धीमी लेकिन स्पष्ट आवाजें उसके कानों में पड़ने लगी। मैं कहता हूँ वो सोहल है, उसे दांडेकर का उत्तेजित स्वर सुनाई दिया। सोहल? चेयरमैन की हक पकाई सी आवाज आई। हाँ, सोहल, वो सोहल जिसने कंपनी का सर्वनाश किया था और गजरे को मारा था। लेकिन मैंने तो सुना है कि गजरे खुदकुशी करके मरा था। सुना मैंने भी है, सुना सब ने है, लेकिन मुझे यकीन नहीं। अव्वल तो ऐसा था नहीं, था तो जरूर खुदकुशी के हालात इस शख्स ने पैदा किए थे। तुम्हें कैसे मालूम है वो सोहल है? राजेश जठार की आवाज आई। तुम सोहल को पहचानते हो? नहीं।
तो फिर उसका कंपनी की बाबत, उसके नए पुराने टॉप बॉसेस की बाबत, उसके निजाम की बाबत, उसके धंधों की बाबत इतना कुछ जानना ही साबित करता है कि वो सोहल है। नॉनसेंस, चेयरमैन की आवाज़ आई। ये बातें कोई भी मामूली पड़ताल से जान सकता है। श्याम डोंगरे सी व्यू का सिक्योरिटी ऑफिसर कहलाता था, लेकिन उस शख्स ने उसे कंपनी का भूतपूर्व सिपा सलार बताया। ये भी मामूली बात है, कोई भी जान सकता है। उसने कहा कि डोंगरे का कातिल कंपनी पर, होटल पर काबिज होने की कोशिश कर सकता था। अंदाजन कहा होगा। अभी कल तो हमने होटल पर कब्जा किया है और उसे हमारे ये इरादे भी मालूम है कि हम होटल को बेचने का या उसे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना देने का इरादा रखते हैं। ये बात तमाम डायरेक्टर्स को मालूम है। किसी ने भी इस बाबत आगे कहीं मुंह फाड़ा हो सकता है। रणदीवी साहब, आप कुछ ज़्यादा ही वकालत कर रहे हैं उस शख्स की, और तुम कुछ ज़्यादा ही मुखालफत कर रहे हो उसकी। ये बेकार की बहस है। राजेश जठार की आवाज़ आई। हमें इस बात से क्या लेना देना है कि वो कौन है। वो कोई हो, वो हमारे लिए एक ऐसा शख्स का नुमाइंदा है जो कि बहुत जल्द ओरिएंटल का मेजर शेयर होल्डर बनने वाला है। मिस्टर दांडेकर ने अगर कोई नुक्स निकालना है तो उस शख्स में या उसके क्लेम में निकाले। क्लेम में भी कोई नुक्स हो सकता है, दांडेकर बोला। होगा तो सामने आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो हमें उसमें खामखा के अड़ंगे नहीं लगाने चाहिए, खास तौर से तब जबकि उस राजा साहब को आजमाने में हमारा भी फायदा है। क्या फायदा है? क्या फायदा है? अरे सुना नहीं, कॉल ने क्या कहा था? क्या कहा था? उसने कहा था कि होटल से राजा साहब के सदके हमारे शेयर होल्डर्स वो मुनाफा कमाएंगे जिसकी आज तक किसी को सूरत देखना नसीब नहीं हुआ। ये हमारे फायदे की बात है, कोई और बोला। ये हमारे भारी फायदे की बात है। होटल अगर मुनाफे पर चल सकता है तो हमें उसको बेचने की या लीज पर देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 6 महीने की बात है। इतने अरसे के लिए हम उस राजा साहब का एतबार कर सकते हैं। फैसला वोट से होगा, चेयरमैन बोला। मुझे तो राजा साहब भी कोई फरेब का पर्दा जान पड़ता है, दांडेकर बोला। पता नहीं ऐसा कोई शख्स है भी या नहीं। डोंट टॉक नॉनसेंस दांडेकर। वो शख्स हमेशा अपने सेक्रेटरी के जरिए ही अपना कारोबार नहीं चलाता रह सकता। आज नहीं तो कल उसे खुद बात करने के लिए हमारे सामने आना ही होगा। वो न आया तो हम उसकी पेशकश को ठुकरा देंगे। उसे आज ही क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि ऐसा करना बेमानी होगा। अगर वोट से ये फैसला होता है कि होटल राजा साहब को नहीं सौंपा जाना चाहिए, तो फिर राजा साहब की यहाँ आमद का क्या मकसद रह जाएगा? लेकिन अगर फैसला उसके हक में होता है तो वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी रीच इट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स गो फॉर वोट नाउ। अच्छी बात है। मैंने उससे वादा किया था कि वोटिंग उसके सामने होगी। मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। तत्काल विमल दरवाजे के पास से हटा और वापस टेबल पर पहुंचा। उसने स्टेथोस्कोप कान पर से उतारकर ब्रीफ केस के हवाले किया। ब्रीफ केस नीलम को सौंपा और दरवाजे की तरफ पीठ करके एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेज पर से अपना पाइप उठाया और उसके कश लगाने लगा। दरवाजा खुला। मिस्टर कॉल, चौखट पर से चेयरमैन की आवाज़ आई। प्लीज़ कम। विमल और नीलम वापस बोर्ड रूम में पहुंचे और यथास्थान बैठ गए। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे सामने, चेयरमैन बोला, 6 महीने के लिए होटल को राजा गजेंद्र सिंह नाम के एनआरआई को सौंप देने का प्रस्ताव है। जो लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं वो कृपया हाथ उठाएं। विमल ने देखा। चेयरमैन को मिलाकर वहां कुल जमा 11 लोग मौजूद थे। मुखालफ में सबसे पहला हाथ दांडेकर का ही उठा। उसके बाद एक के बाद एक 4 हाथ और उठे। चेयरमैन हाथ गिन चुकने के बाद बोला, 5 वोट प्रस्ताव की मुखालफ में। प्रस्ताव के हक में वोटिंग इनवाइट करने से पहले मैं बाकी वोटर्स को याद दिला देना चाहता हूं कि अगर कोई साहब वोटिंग से परहेज रखना चाहते हैं तो वो या तो उठ के जा सकते हैं या हाथ उठाने से गुरेज कर सकते हैं। विमल ने सशंक भाव से बाकी डायरेक्टर्स पर निगाह दौड़ाई। उनमें से कोई एक भी उठकर चला जाता तो दांडेकर की जीत निश्चित थी, लेकिन ऐसा न हुआ। किसी ने अपने स्थान से हिलने का उपक्रम न किया। अब चेयरमैन बोला, जो साहबान इस प्रस्ताव के हक में हैं वो बराए मेहरबानी हाथ उठाएं। सबसे पहला हाथ राजेश जठार का उठा।
तत्काल बाद 2 हाथ एक साथ उठे। फिर हिचकिचाहट भरा एक हाथ और उठा। बस। चेयरमैन ने उठे हुए हाथों पर और फिर उस वाहिद शख्स पर निगाह दौड़ाई जिसने कि हाथ नहीं उठाया था। वो शख्स विमल के पहलू में बैठा मोहसिन खान था। नाउ वी काउंट वोट्स इन फेवर, चेयरमैन बोला। 1, 2, जनाब। तत्काल विमल मोहसिन खान की तरफ झुककर व्यग्र भाव से उसके कान में फुसफुसाया। मैं आपके वालिद साहब का दोस्त हूँ। मोहसिन खान सकपकाया। 3, इस वक्त सिवाय इसके और कुछ कहने का हाल नहीं है। मैं आपको आपके वालिद अताउल्ला खान साहब से अपनी दोस्ती का सदका देता हूँ। हाथ उठा दीजिए। 4, मोहसिन खान ने हिचकिचाते हुए हाथ उठाया। चेयरमैन ने सक पकाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपने लहजे को किन्हीं जज्बात से कोरा रखने की भरपूर कोशिश करता हुआ बोला। 5, दांडेकर ने आगरे नेत्रों से मोहसिन खान की तरफ देखा। 5 के खिलाफ 5 वोट। चेयरमैन बोला। जेंटलमैन, वी हैव अ टाई हियर। सर, विमल जल्दी से बोला, आप इस टाई को ब्रेक कर सकते हैं। खुद आप भी तो कंपनी के डायरेक्टर हैं, मगर आप अपना वोट। मिस्टर कॉल, चेयरमैन बोला, इस कंपनी का दस्तूर है कि चेयरमैन वोटिंग में तटस्थ रहता है। वो अपना वोट न हक में इस्तेमाल करता है न मुखालफत में, ताकि उस पर पक्षपात का इल्ज़ाम न आए। फिर क्या बात बनी? बोर्ड इस बाबत विचार करेगा और ज़रूरी समझा जाएगा तो कल फिर वोटिंग होगी। आज हमारे 4 डायरेक्टर गैर हाजिर हैं। कल की हाजिरी आज से बेहतर हो सकती है और ये डेडलॉक टूट सकता है। आपके शेयर्स के ट्रांसफ़र की बाबत फैसला भी कल ही होगा, इसलिए आप चाहें तो कल इसी वक्त फिर तशरीफ़ ला सकते हैं, या दांडेकर बोला, अपने राजा साहब को भेज सकते हैं। कल राजा साहब बिजी हैं, विमल बोला, नहीं आ सकेंगे, हम ही आएंगे। आज रात का उनका क्या प्रोग्राम है? क्या मतलब? मैं अपने घर उन्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। आज तो ये भी मुमकिन नहीं होगा। अपने दौलत खाने का पता बता दीजिए। इस बाबत बात करने के लिए राजा साहब आपसे संपर्क कर लेंगे। दांडेकर ने उसे एक कार्ड सौंपा। थैंक यू, विमल बोला और फिर उठ खड़ा हुआ। थैंक यू जेंटलमैन, वी विल बी बैक टुमारो। अभिवादनों के आदान प्रदान के बाद विमल और नीलम वहाँ से रुखसत हुए। विमल को उम्मीद थी कि मोहसिन खान उसके पीछे आएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। दोनों लिफ्ट में सवार हुए। दरवाज़ा बंद होते ही नीलम ने ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक हैंड ग्रेनेड निकाल कर हाथ में लेती हुई बोली, ये तो किसी काम न आया। इडियट, विमल ने घुड़का, वापस रख। यहाँ कौन देख रहा है? लिफ्ट चुटकियों में नीचे पहुँच जाती है। किसी को सवार कराने के लिए रास्ते में रुक सकती है। तुम मुझे गधी घोड़ी जैसी कोई देसी गाली दिया करो जो कि मेरी समझ में आए। खसमा खाना एडियो वीडियो नहीं चलेगा मेरे साथ। अरे कमबख्त, पहले हैंड ग्रेनेड तो वापस ब्रीफकेस में रख। जो आज्ञा प्राणनाथ। अब ये बताओ कि इसे साथ लाने का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा होता, ऊपर वो एमडी का बच्चा गले पड़ने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे पर सोहल होने का शक कर रहा था। बिल्कुल ही गले पड़ जाता, किसी तरीके से मुझे पहचान जाता और मुझे गिरफ्तार कराने के सपने देखने लगता तो ये काम आता। कैसे? फोड़ देते इसे? फोड़ नहीं देता, उन्हें धमकाता कि फोड़ दूंगा। ये बहुत शक्तिशाली ग्रेनेड है, फूटता तो वहाँ कोई जिंदा ना बचता। हम भी? जाहिर है। तुम तैयार हो जाते फोड़ने को? नहीं, लेकिन धमकी यकीनन कारगर होती। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। दोनों बाहर निकले। हमें कल भी यहाँ आना है, उसके साथ चलती नीलम बोली। जो काम उसने आज नहीं किया उसे वो कल कर सकता है, आज से ज़्यादा जोर शोर से कर सकता है। ये की ना कल की बात। मैं हमेशा अक्ल की बात करती हूँ, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? हमेशा कहती है, हमेशा। चलो इस बार ही सही। बिफरे हुए कुत्ते जैसी शक्ल वाला आदमी अगर फिर भौंका तो वो ऐसा ना कर पाए। इसका इंतज़ाम आज ही करना होगा। कैसे? जान जाएगी। पीछा नहीं छोड़ेगी तो जान जाएगी। पीछा छोड़ने वाली बात तो भूल जाओ सरदार जी। पागल, राह चलते सरदार न बोल। नीलम ने होठ खींच लिए। वो इमारत से बाहर निकले। तभी विक्टर ने टैक्सी लाकर उनके पहलू में खड़ी कर दी। दोनों टैक्सी की पिछली सीट पर सवार हो गए। तत्काल टैक्सी आगे बढ़ चली। क्या हुआ बाप?
इरफान व्यग्र भाव से बोला। अभी तक जो हुआ ठीक हुआ, विमल ने जवाब दिया। लेकिन काम नहीं बना। उसी कमबख्त दांडेकर ने पंगा डाल दिया। क्या हुआ? तब तक विक्टर टैक्सी मेन रोड पर ले आया था। किधर चलूं बाप? वो बोला। रोक, बताता हूँ, विमल बोला। टैक्सी रुकी। विमल ने जेब से दांडेकर का दिया विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे पढ़ा और फिर उसे आगे विक्टर को सौंपता हुआ बोला, ये मेरीन ड्राइव का पता है, इस पर चल। विक्टर ने कार्ड लेकर उसे पढ़ा, सहमति में सिर हिलाया और फिर टैक्सी आगे बढ़ाई। फिर विमल ने मोटे तौर पर इरफान को बताया कि पीछे क्या हुआ था। ओह, विमल खामोश हुआ तो इरफान बोला, पर उस भीड़ू की ऐसी कड़क मुखालफत का मतलब क्या हुआ बाप? मतलब साफ है, विमल बोला, कि उसके इरादे नेक नहीं है। वो होटल का किन्हीं गैर हाथों में पहुंचना गवारा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि होटल पर वो अपने दांत कड़ाने की फिराक में है। ऐसा क्यों कर होगा बाप? जब डायरेक्टर लोग उसे बेचने या दफ्तर बनाने की फिराक में है तो उसने ज़रूर सोचा हुआ होगा कोई तरीका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस प्लान से किनारा करने के लिए मजबूर करने का। मुझे तो यकीन होता जा रहा है कि वो कंपनी के बड़े मेहनतों की कैटेगरी का ही मवाली है। उधर मैंने श्याम डोंगरे के कत्ल का जिक्र चलाया था और ये हिंट दिया था कि उस कत्ल में उन लोगों का हाथ हो सकता था, तो चेयरमैन ने फौरन इस बात का विरोध किया था और बाकी डायरेक्टरों ने अनुमोदन किया था कि खून खराबा उनका कारोबार नहीं था। वहाँ सिर्फ दांडेकर ही था जो इस विषय पर खामोश रहा था और मेरे से निगाहें चुराता रहा था। ओह, शेयर ट्रांसफ़र पर भी उसकी मुखालफत इतनी तीखी नहीं थी जितनी कि होटल राजा साहब को सौंपे जाने के मुद्दे पर थी। शेयर ट्रांसफ़र में फच्चर तो वो इसलिए फंसाता लग रहा था कि उसमें कोई नुक्स निकल आता तो राजा साहब की दरख्वास्त को खारिज करने की वो अपने आप में वजह बन जाता। इसी लाइन पर काम करते हुए उसने डायरेक्टर्स को ये कहकर भी मेरे खिलाफ करने की कोशिश की थी कि मैं सोहल हो सकता था। अल्लाह! इरफान के नेत्र फैले। यकीन आ गया बाप उन लोगों को? नहीं आया। फिर तो गनीमत हुई। उस अकेले शख्स की वजह से उधर सब घपला हुआ। मेरी पेशकश के खिलाफ उसकी वोट ना होती तो आज ही फैसला हो गया होता। क्यों ना होती बाप? अगर वो गजरे की खाली की जगह पर काबिज होने की फिराक में है तो देख लेना, कल वो 4 डायरेक्टर भी वोटिंग के वक्त मौजूद होंगे जो आज तो बोला कि गैर हाजिर थे और दांडेकर के ही सुर में सुर मिला रहे होंगे। इसी बात का तो मुझे अंदेशा है। 4 क्या, कल एक भी वोट दांडेकर की तरफ हो गया तो अपना मिशन फेल है। इसलिए वक्त रहते वो सुर खामोश करना होगा जिसमें कि और सुर मिल सकते हैं। कैसे करेगा बाप? ढूंढेंगे कोई तरीका। बाप, वो कल जो टेलीफोन नंबर तो मेरे को दिया था छोटा अंजुम का, वही बड़ी आसानी से डायरेक्टरी इंक्वायरी से ही मालूम हो गया था कि वो कहाँ चल रहा था। कहाँ चल रहा था? भिंडी बाजार की एक ट्रैवल एजेंसी में। ट्रैवल एजेंसी दादा लोगों की पसंदीदा ओट मालूम होती है। इब्राहिम कालिया की ओट भी ट्रैवल एजेंसी ही थी और वो भी भिंडी बाजार में ही थी। उधर बहुत ट्रैवल एजेंसियां हैं बाप, जिधर सिर उठाओ ट्रैवल एजेंसी का बोर्ड लगा दिखाई देता है। यानी कि हो भी आया है उधर। बुझेकर करके अपने एक आदमी के साथ आज सुबह मैं उधर गया था। मैंने उधर के एक पीसीओ से उस नंबर पर कॉल लगाई थी तो कोई दूसरा शख्स बोला था, पर उसने फौरन ही मेरी छोटा अंजुम से बात करा दी थी। तूने क्या बात की थी? कोई भी नहीं। उसके लाइन पर आते ही, उसकी आवाज़ पहचानते ही मैंने लाइन काट दी थी। फिर मैंने उधर ट्रैवल एजेंसी पर बुझेकर को पक्का फिट कर दिया। अब आइंदा दिनों में छोटा अंजुम जहाँ जाएगा अपना बुझेकर परछाई बना उसके साथ होगा। उसे पता चल गया तो तेरे बुझेकर के हाथ पांव तोड़कर ही मानेगा। जान से भी मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपना बुझेकर बहुत होशियार, पकड़ाई में नहीं आने का। बढ़िया। फिर विमल विक्टर से संबोधित हुआ। अब तुम बोलो जनाब, तुम क्या कह रहे थे छोटा अंजुम की बाबत? बाप, कल रात वो उधर धारावी से, विक्टर बोला, सीधा दादा भाई नेरोजी रोड पर पहुंचा था जहाँ की फ्लोरा फाउंटेन के करीब एक बड़ी हाई फाई जगह थी जो कि कोई प्राइवेट क्लब मालूम पड़ती थी। कैसे जाना? एक तो उस 2 मंजिला इमारत पर कोई बोर्ड नहीं था
जिस पर कि उसका कोई नाम वगैरह लिखा होता। दूसरी आवाजाही बहुत लिमिटेड थी और ऐसा लगता था कि कोई खास किस्म के लोग ही भीतर जा सकते थे, जैसे कि अपने छोटा अंजुम की किस्म के लोग। अब भीतर तो वो गया ही था बाप। डोरमैन उसको रोका भी नहीं था। रोका क्या, तन के सैल्यूट मार रहा था अपने भीड़ों को, यानी कि वो वहाँ की जानी पहचानी सूरत था। ऐसी जान पड़ता था। भीतर तो तू क्या जा पाया होगा ऐसी खास जगह के। मैं गया ना बाप। विक्टर के स्वर में गर्व का पुट आया। अच्छा, कैसे गया? मैं मार्केट में जाके एक फैंसी ब्रीफकेस और कुछ मैगजीन खरीदा। मैगजीन में ब्रीफकेस में भरा ताकि वो वजनी लगने लगे। नए ब्रीफकेस के भीतर से जो ABC के स्टिकर निकलते हैं, उनमें AN नवलकर का नाम बनाकर ब्रीफकेस के हैंडल पर चिपकाया। AN नवलकर कौन? काला चोर। ऐसे ही जो नाम भेजे से निकला, ब्रीफकेस पर स्टिकर बनाकर ठोक दिया। ओह, फिर मैं इमारत के दरवाजे के सामने टैक्सी रोका, रॉब से बाहर निकला और रॉब से डोरमैन को बोला, नवलकर साहब का ब्रीफकेस टैक्सी में रह गया था, भीतर देने जाना मांगता था। उसने जाने दिया? बहुत अड़ी किया। बोला ब्रीफकेस उसको दे दूं, भीतर नवलकर साहब के पास पहुंच जाएगा। मैं नक्की बोला भीतर नवलकर साहब का कैश किसी को कैसे देगा? ब्रीफकेस उन्हीं को देना मांगता था। उस वक्त उधर कदरन ज़्यादा आवाजाही हो गई थी, इसलिए खुद वो दरवाजे से हट नहीं सकता था। उसके सामने नवलकर साहब के गुस्से का मैं ऐसा हुआ खड़ा किया कि आखिरकार उसने मुझे भीतर चले जाने दिया। क्या देखा भीतर? अब बाप क्या बताऊं क्या देखा, बस ये समझो कि जन्नत का नज़ारा किया। ऐसा? बरोबर ऐसा बाप। उधर मेरे को इतना हाई क्लास छोकरी लोग दिखाई दिया कि मेरे को गारंटी कि वो कोई ठिया था। ठिया? प्रादल रंडी खाना, उस किस्म का जैसे कि कभी कंपनी की प्रोटेक्शन में कई चलते थे। ओह, और क्या था वहाँ? फैंसी बार था। एक कोने में बिलियर्ड का टेबल था, एक और कोने में उस खेल का इंतज़ाम था जिसमें लोग बाग एक तेजी से घूमते व्हील में एक आइवरी की बॉल डालकर नंबरों पर दाव लगाते हैं। रोलेट व्हील? वही मैं कई फिल्मों में देखा। और एक और तरफ कार्ड्स की 4-5 टेबल लगी हुई थी, यानी कि वो कोई छोटा मोटा कैसीनो था। छोटा मोटा तो नहीं था, बहुत बड़ी जगह थी। वो जगह एरिया में बड़ी होगी, लेकिन जहाँ ताश की 4-5 टेबल ही हों, बिलियर्ड और रोलेट की एक ही टेबल हो, कैसीनो के लिहाज से वो छोटा ही माना जाता है। मैं समझ गया बाप। छोकरी लोग उधर क्या करती थी? साहब लोगों की पहाँ पकड़ती थी और हाल से ही ऊपर को जाती सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी। ज़रूर ऊपर कमरे होंगे। ज़रूर होंगे बाप, तभी तो ठिया बोला। और अपना छोटा अंजुम धारावी से सीधा वहाँ पहुँचा। बड़ी हलचल के साथ पहुँचा बाप। ऐसे पहुँचा जैसे उसे देर हो जाने का अंदेशा हो। बार बार घड़ी देखता था। उधर टैक्सी से उतरते वक्त उसने ऐसे घड़ी देखी थी जैसे जान में जान आ गई हो। बाप, तब ठीक 11 बजे थे। वो जगह दोबारा तलाश कर लेगा इजीली, गोली का माफिक। बाद में छोटा अंजुम तुम्हें हॉल में कहीं दिखाई दिया था? नक्को, सीधा ऊपर गया होगा। हो सकता है। तू कब तक वहाँ रुका? 1 बजे तक। वो तब भी बाहर न निकला तो मेरे को लगा कि वो निकलने वाला भी नहीं था। तब मेरे को उधर टेम खोटी करना बेकार लगा। क्यों भला? बाप, लगता था वो उधर का रेगुलर विजिटर था। मैं सोचा जब उसको तलाश करना मांगता होएगा तो फिर रात को उधर पहुंच जाएगा। 11 बजे से पहले? विमल विनोदपूर्ण स्वर में बोला। बरोबर बोला बाप, ज़रूर 11 o'clock उसका उधर का फिक्स टाइम। और फिर? इरफान बोला। बुझेकर भी तो उसके पीछू। ठीक। तभी टैक्सी रुकी। विमल ने देखा कि वो मेरीन ड्राइव की चौपाटी की ओर वाले सिरे पर रुकी थी। बाप, विक्टर बोला, वो आर्ट एम्पोरियम के बाजू में 6 मंजिला इमारत देखेला है जिस पर ईश्वर भवन लिखा है। हाँ, विमल निर्दिष्ट दिशा में निगाह दौड़ाता हुआ बोला। तेरे कार्ड का पता उसकी 4थी मंजिल का है। इरफान? बोल बाप। इरफान बोला, जाके पता कर। क्या? विमल ने बताया। पिटा हुआ मुंह लिए ACP प्राण सक्सेना पहाड़गंज थाने वापस लौटा।
एसएचओ नसीब सिंह उसे थाने की इमारत के कंपाउंड में बेचैनी से चहलकदमी करता मिला। एसीपी को देखते ही एसएचओ लपक कर उसके करीब पहुंचा। क्या हुआ सर हेडक्वार्टर में? वो व्यग्र भाव से बोला। मैं तो जब से यहाँ पहुंचा हूँ बस कंपाउंड में ही टहल रहा हूँ, सीट पर बैठा ही नहीं जा रहा। क्या बोले कमिश्नर साहब? एसीपी ने जवाब न दिया। उसने एसएचओ को अपने पीछे आने का इशारा किया और लंबी डग भरता इमारत की तरफ बढ़ा। एसएचओ उसके पीछे लपका। अपने ऑफिस में पहुंचकर एसीपी अपनी कुर्सी पर ढेर हुआ और हताशा से सिर हिलाता हुआ लंबी लंबी सांसें लेने लगा, जैसे मैराथन रेस दौड़कर आया हो। क्या हुआ सर? एसएचओ ने पहले से ज्यादा सस्पेंस में अपना प्रश्न दोहराया। एसीपी ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को बोला और मेज पर से पानी का गिलास उठाकर पानी के 2 घूंट हलक से उतारे। इज्जत आबरू का जनाजा निकल गया नसीब सिंह। फिर एसीपी बोला, पहली बार एहसास हुआ कि नौकरी नौकर का ही काम होता है, भले ही नौकर एसीपी कहलाता हो। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई? हुई भाई, क्यों ना होती। अल्टीमेटम नहीं मिला था आधे घंटे में पेश होने का? क्या हुक्म हुआ? सुनो, क्या हुक्म हुआ? हुक्म हुआ कि हम योगेश पांडे के करीब भी फटकने की गुस्ताखी ना करें। अरे एन यही हुक्म हुआ है। इंग्लिश में बोले कमिश्नर साहब, बड़ा फैंसी, बड़ा विलायती फिक्रा बोल के अपना हुक्म सुनाया। क्या क्या? डोंट टच मिस्टर पांडे इवन विद अ 10 फुट पोल। यानी कि हम भूल जाएं कि उनकी एक इश्तिहारी मुजरिम से जुगलबंदी है, जिसे कि उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंककर हमारे थाने से रिहा करवाया और फरार हो जाने में मदद की। एन यही हुक्म हुआ है। वजह? वजह? मैं कमिश्नर से वजह पूछता। लेकिन सर, ये गंभीर मसला है। कोई वजह उन्होंने खुद भी तो बयान की होगी कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था। की थी, ये वजह बयान की थी कि वो आश्वस्त थे कि मिस्टर पांडे ने इरादतन कोई गलत काम नहीं किया था। अगर कॉल कोई शेडी पास वाला शख्स था तो ज़रूर मिस्टर पांडे को उसने इस बात की कोई भनक नहीं लगने दी थी। ऐसा धोखा कोई भी खा सकता है, इसलिए कमिश्नर साहब का हुक्म है कि इस बात को न उछाला जाए। लिहाजा कमिश्नर साहब इतना तो मानते हैं कि वो अरविंद कौल सोहल था। हो सकता था, हो सकता था, एसएचओ आवेशपूर्ण स्वर में बोला। और जो फिंगरप्रिंट्स अपनी कहानी आप कह रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स का गोरख धंधा तो और भी पेचीदा हो गया है। वो कैसे? जब मैंने बाहर से आए सोहल के फिंगरप्रिंट्स का हवाला देकर ये जिद की थी कि हेडक्वार्टर्स के हमारे वाले फिंगरप्रिंट से कोई छेड़खानी की गई थी, तो कमिश्नर साहब ने इसे मेरी खामा ख्याली बताया था। नसीब सिंह, यही एक जिद थी जो कि कमिश्नर के रौब से थर्राया हुआ मैं नहीं छोड़ सका था। तब कमिश्नर साहब ने रिकॉर्ड कलर को सोहल के रिकॉर्ड में मौजूद फिंगरप्रिंट्स के साथ तलब किया था। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को तलब किया था और अपने सामने उन फिंगरप्रिंट्स का मुआयना न सिर्फ एक्सपर्ट से करवाया था बल्कि खुद भी किया था और मुझे भी करने पर मजबूर किया था। नसीब सिंह, वो फिंगरप्रिंट्स बाहर से आए फिंगरप्रिंट्स से हूबहू मिलते थे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? उन प्रिंट्स की प्रतिलिपियां हमने एक नहीं 2 बार निकलवाई थी और उसमें से दूसरी बार वाली वो जो तुम्हारा एसआई जनक राज खुद हेडक्वार्टर जाकर लाया था, तब मेरे पास थी। नसीब सिंह, उसके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में मौजूद फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? एन ऐसा ही हुआ था। एक नहीं 3 जने, जिनमें से एक जना खुद कमिश्नर साहब थे, इस बात का सबूत है। कमाल है। कमिश्नर साहब का कहना है कि खुद फाइल क्लर्क से कोई कोताही हो गई थी। उसने कोई गलत फिंगरप्रिंट्स की प्रतिलिपि पहले थाने भेज दी थी और फिर जनक राज के हवाले कर दी थी। उसकी उस कोताही की वजह से कमिश्नर साहब ने उसे हाथ के हाथ फिंगरप्रिंट सेक्शन से ट्रांसफ़र कर दिया था। सर, एक बार कोताही हो सकती है, लेकिन वो ही कोताही दूसरी बार भी हुई हो, लेकिन तीसरी बार न हुई हो। यकीन नहीं आता इस बात पर। यकीन कर लो मेरे भाई, क्योंकि अब मैं खुद गवाह हूँ कि हेडक्वार्टर में सोहल के जेन्युइन फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, जो कि बाहर से आए फिंगरप्रिंट से मिलते हैं। हाँ, तभी तो पता लगा कि वो जेन्युइन है। और कॉल की उंगलियों के निशानों से, उस मुचड़े हुए कागज पर बने निशानों से, जो कि मैंने खत्ते पर से ढूंढवाया, नहीं मिलते। मिलते हैं।
फिर तो ये साफ साबित हुआ कि कॉल सोहल था। कॉल सोहल था और मायाराम की उसकी बाबत हाल दुहाई सच्ची थी। बराबर हुआ और वहाँ मायाराम का भी जिक्र उठा था। मैंने कमिश्नर साहब को बताया था कि हम उसे पंजाब पुलिस के हवाले करने जा रहे थे, लेकिन अब जब ये स्थापित हो गया था कि उसकी कॉल की बाबत बात में दम था, तो हम उसे इस उम्मीद में अभी यहीं डिटेन करके रख सकते थे, क्योंकि वो अपने आप को सोहल की नस नस से वाकिफ बताता था। इसलिए वो उसकी गिरफ्तारी में अभी भी हमारा मददगार साबित हो सकता था। तो जानते हो कमिश्नर साहब ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? मायाराम को जाने दिया जाए, यानी कि हम सोहल की तलाश बंद कर दें। जारी रख सकते हैं तो रखें, लेकिन मायाराम को जाने दें, ताकि कॉल की बाबत उसका प्रलाप बंद हो जाए और शुक्ला और पांडे पर सोहल के, कॉल के नहीं सोहल के हिमायती होने के इल्जाम का दम घुट जाए। ये तो सरासर ज्यादती है। ये तो यूं हुआ जैसे कि कॉल के शुक्ला और पांडे से भी बड़े हिमायती हमारे कमिश्नर साहब बन बैठे हों। बड़े लोगों की बातें हैं भाई, हद है ये तो। नसीब सिंह, इस बाबत कमिश्नर साहब ने हमारे हाथ मुकम्मल तौर से बांध दिए हैं। मुकम्मल तौर से तो नहीं बांध दिए सर। क्या मतलब है तुम्हारा? फिंगरप्रिंट्स के गोरख धंधे की गुमनाम टिप तो अभी भी प्रेस को मिल सकती है। जिस शक की मजबूत उंगली का आपने मिस्टर पांडे के ऑफिस में जिक्र किया था, वो तो प्रेस के जरिए अभी भी उनकी तरफ उठ सकती है। उस बाबत भी कमिश्नर साहब का हुक्म हुआ है, खास तौर से तुम्हारे लिए, जो कि मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। क्या क्या हुक्म हुआ है? अगर ये बात प्रेस को लीक हुई तो इसके लिए इस थाने को जिम्मेदार माना जाएगा, और फिर अकेला एसएचओ ही नहीं, संबंधित सब इंस्पेक्टर ही नहीं, पूरे का पूरा थाना मुअत्तल कर दिया जाएगा। ओह, एसएचओ यूं पिचका जैसे गैस भरे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। ओह, सो देयर यू आर। ये तो तरफदारी की इंतहा हुई। गलत, कोई तरफदारी नहीं, कोई इंतहा नहीं। कमिश्नर साहब का कहना है कि हमें सोहल को ट्रेस करके उसको गिरफ्तार करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी के साथ भी एक पुछल्ला लगा हुआ है। क्या? दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, जिसको चेक करने की तमाम थानों को स्पेशल हिदायत है। इसलिए कमिश्नर साहब की राय है कि हम सब इंटरस्टेट केसों की या नेशनल लेवल के केसों की तफ्तीश करने में वक्त जाया करने की जगह लोकल केसों को तरजीह दें। ये तो साफ साफ इशारा हुआ कि हम सोहल के पीछे सिर खपाई न करें। इशारा नहीं हुआ मेरे भाई, ढका छुपा हुक्म हुआ, डंडा हुआ। फिर तो हमें कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से अपने उन आदमियों को भी वापस बुला लेना चाहिए जो कि वहां सुमन वर्मा की निगरानी पर तैनात हैं। वो बात अब तुम्हारी सोच पर और तुम्हारी जजमेंट पर निर्भर करती है। अगर तुम उस नाशुक्रे काम के लिए आदमी स्पेयर कर सकते हो तो निगरानी चलने दो, वरना वापस बुला लो। आपसे क्या छुपा है सीपी साहब? आखिर आप मेरे और मेरे थाने के इंचार्ज हैं। स्पेयर तो आदमी नहीं कर सकते, क्योंकि बढ़ते हुए क्राइम रेट की वजह से काम का प्रेशर थाने पर वाकई बहुत है। लेकिन सर, नाशुक्रा काम तो नहीं है वो। मुझे तो वहाँ से बहुत उम्मीदें हैं। अब जबकि साबित हो चुका है कि कॉल ही सोहल है, तो वो औरत नीलम किसी कॉल की नहीं, सोहल की बीवी हुई और बच्चा सोहल का बच्चा हुआ। कभी तो माँ बच्चे के पास लौटेगी ही। इसलिए आज नहीं तो कल उस निगरानी का नतीजा तो बढ़िया ही निकलेगा। वो औरत गिरफ्तार हो गई तो उसे बताना पड़ेगा कि उसका खाविंद कहाँ है। वही बात वो लड़की सुमन वर्मा भी तो जानती हो सकती है। जरूरी नहीं सर, वो लड़की सोहल और उसकी बीवी की इतनी बड़ी राजदा हो। ये बात जरा हलक से उतर नहीं रही। वो मॉडल टाउन उनके साथ रहती रही थी। किनके साथ? जिन्हें कि वो मिस्टर एंड मिसेस अरविंद कॉल समझती थी। यानी कि ये जरूरी नहीं कि उसे मालूम हो कि कॉल असल में सोहल था। मुझे तो ज़रूरी नहीं दिखाई देता। आई सी सर, हम थोड़ा अर्सा इंतज़ार करते हैं नीलम कॉल के लौट आने का। अगर वो न लौटी तो हम उस लड़की सुमन वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर उस पर यह दबाव डालने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि कॉल का अता पता वो भले ही नहीं जानती थी, कम से कम ये तो बताए कि नीलम कहाँ थी, जो कि उसके पास अपना दुधमुहा बच्चा छोड़ गई थी। ये ठीक है, तुम कल तक उस लड़की की निगरानी चलने दो
कोई नतीजा सामने नहीं आया तो परसों सुबह हम उसे पकड़ मंगवाएंगे। राइट सर। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।